Hello everyone, this is R.K. Verma and a very warm welcome to Science Messenger. Today we are ready to discuss about hydrated salts or salts containing water of crystallization. These are very important class of compounds from which many questions asked in competitive examinations as well as in the form of MCQs in our board examinations. So first of all, we shall discuss about hydrated salts. What are hydrated salts or salts having water of crystallization? तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं कि हाइड्रेटेड साल्ट किसे कहते हैं। ऐसे साल्ट्स जिनमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन पाया जाता है या ऐसे साल्ट जिनका एक फार्मूला यूनिट जो है फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल को अपने साथ कंटेन करता है, उन्हें हम कहते हैं हाइड्रेटेड साल्ट्स और साल्ट्स हैविंग वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो साल्ट के साथ फिक्स नंबर ऑफ वाटर के मॉलिक्यूल क्रिस्टल फॉर्म में अटैच होते हैं, उसी को हम कहते हैं हाइड्रेटेड साल्ट्स। तो आइए इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स देखते हैं। साल्ट्स कंटेनिंग फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स विथ वन फार्मूला यूनिट ऑफ साल्ट। किसी भी साल्ट का जो एक फार्मूला होता है, केमिकल फार्मूला, वन फार्मूला यूनिट मतलब एक मोल के साथ कितने वाटर के मॉलिक्यूल अटैच हैं वो फिक्स रहता है। तो ऐसे साल्ट को हम कहते हैं हाइड्रेटेड साल्ट या साल्ट्स कंटेनिंग वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जैसे हमारे पास एग्जांपल है वॉशिंग सोडा Na2CO3.10H2O। तो सोडियम कार्बोनेट, इसके साथ वाटर के 10 मॉलिक्यूल क्रिस्टलाइज हैं, तो ये हो गया हमारा हाइड्रेटेड साल्ट और इसका कलर होता है वाइट। इप्सम साल्ट, मैग्नीशियम सल्फेट, इसके साथ 7 वाटर के मॉलिक्यूल क्रिस्टलाइज हैं, इसका भी कलर होता है वाइट। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है इप्सम साल्ट का फार्मूला क्या है। तो इप्सम साल्ट का फार्मूला अगर आप केवल MgSO4 लिख दिए तो गलत हो जाएगा, उसके साथ वाटर के 7 मॉलिक्यूल क्रिस्टलाइज फॉर्म में रहते हैं और इसका कलर होता है वाइट। जिप्सम, हम इसके पहले के वीडियोज लेक्चर में पढ़ चुके हैं, कैल्शियम सल्फेट और इसके साथ 2 वाटर के मॉलिक्यूल क्रिस्टलाइज रहते हैं, ये भी वाइट कलर का होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट है ब्लू विट्रियल, इसका फार्मूला पूछा जाता है। कॉपर सल्फेट, इसके साथ 5 वाटर के मॉलिक्यूल क्रिस्टलाइज फॉर्म में रहते हैं और इसका कलर होता है ब्लू, इसीलिए इसको कहते हैं ब्लू विट्रियल। तो पूछा जाता है व्हाट इज द फार्मूला ऑफ ब्लू विट्रियल, 1 मार्क क्वेश्चन। तो कॉपर सल्फेट .5H2O। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो है वो साल्ट का जो फार्मूला है उसके बगल डॉट लगा रहता है, इसके बाद ये लिखा रहता है। ग्रीन विट्रियल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है आयरन का सल्फेट और 7 वाटर के मॉलिक्यूल इसके साथ क्रिस्टलाइज रहते हैं, इसका कलर होता है ग्रीन। तो ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका फार्मूला अक्सर पूछा जाता है। नेक्स्ट है बोरेक्स, इसी को हम सुहागा भी कहते हैं, Na2B4O7 10H2O। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बोरेक्स का फार्मूला कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है और इसका भी कलर होता है वाइट। नेक्स्ट है ग्लेबर साल्ट, सोडियम सल्फेट, आपने फार्मूला बनाते समय पढ़ा होगा, इसके साथ 10 वाटर के मॉलिक्यूल अटैच हो जाते हैं, इसी को हम कहते हैं ग्लेबर साल्ट। अब देखिए, दीज साल्ट्स आर क्रिस्टलाइन इन नेचर, ये क्रिस्टलाइन होते हैं, क्रिस्टल के फॉर्म में वाटर का मॉलिक्यूल डायरेक्ट अटैच नहीं होता है, ये क्रिस्टल के फॉर्म में, क्रिस्टल के बीच बीच में क्रिस्टलाइन फॉर्म में अटैच रहता है। वाटर मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट द साल्ट्स कंटेनिंग वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आर एक्चुअली नॉट वेट। आपको लगता होगा कि यहाँ पर वाटर के मॉलिक्यूल लगे हैं, यहाँ 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 यहाँ, तो ये साल्ट गीला होगा, ऐसा नहीं होता। पूछा जाता है वाई हाइड्रेटेड साल्ट्स कंटेनिंग वाटर मॉलिक्यूल्स बट दे आर नॉट वेट। पूछा जाता है ये वॉशिंग सोडा में 10 वाटर के मॉलिक्यूल हैं, तो क्या ये वेट होता है, मतलब गीला होता है? नहीं, ये वाइट पाउडर होता है, क्योंकि इसमें जो वाटर के मॉलिक्यूल हैं ये क्रिस्टलाइज फॉर्म में, क्रिस्टल के अंदर हैं, क्रिस्टलाइन फॉर्म में है, इसलिए ये वेट नहीं होता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हाइड्रेटेड साल्ट्स आर एक्चुअली नॉट वेट बिकॉज वाटर मॉलिक्यूल इज नॉट डायरेक्टली अटैच्ड टू द साल्ट मॉलिक्यूल बट these molecules of water occur in the form of crystalline form. The molecules of water are the part of crystal. ये क्रिस्टल आप 12th क्लास में पढ़ेंगे, तो क्रिस्टल के पार्ट होते हैं, क्रिस्टल के अंदर जगह जगह स्पेसेज में रहते हैं। अपॉन हीटिंग these
वाटर मॉलिक्यूल्स आर रिलीज्ड एंड साल्ट बिकम्स एनहाइड्रस। जब हम इनको हीट करते हैं, इनहाइड्रेटेड किसी भी साल्ट को हीट करते हैं तो वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ से निकल जाता है और ये साल्ट जो है जो बचता है उसे हम कहते हैं एनहाइड्रेटेड। जैसे देखिए ब्लू विट्रियल कॉपर सल्फेट 5H2O, इसको हमने हीट किया तो ये देखिए कॉपर सल्फेट 5 वाटर के मॉलिक्यूल इससे बाहर निकल गए, तो इसे हम कहते हैं एनहाइड्रस। एनहाइड्रस का मतलब हो गया कि इसमें वाटर के मॉलिक्यूल जितने अटैच थे सब रिमूव हो गए, इसी को हम कहते हैं एनहाइड्रस। तो किसी भी हाइड्रेटेड साल्ट को जब हम गर्म करते हैं तो इससे वाटर के मॉलिक्यूल निकल जाते हैं और वाटर के मॉलिक्यूल निकलने के बाद जो साल्ट बचता है उसे हम कहते हैं एनहाइड्रस साल्ट। और ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी किसी साल्ट में कलर प्रोड्यूस करने के लिए। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन केस ऑफ मेनी साल्ट्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्पेसिफिक कलर। तो ये कॉपर सल्फेट के साथ जब 5 वाटर के मॉलिक्यूल क्रिस्टलाइज हो जाते हैं तो इसका कलर हो जाता है ब्लू। अब जब हम इसको हीट करते हैं तो देखिए एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट, इसका कलर होता है वाइट, और इसी एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट के साथ जब हम 5 वाटर के मॉलिक्यूल क्रिस्टलाइज कर देते हैं अगेन तो फिर इसका कलर हो जाता है ब्लू। तो वाटर के मॉलिक्यूल जो क्रिस्टलाइज फॉर्म में अटैच हैं किसी साल्ट के साथ, दीज वाटर मॉलिक्यूल्स ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कलर्स इन द साल्ट। तो ये वाटर के मॉलिक्यूल जो हैं कलर डेवलप करने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। जैसे हम कॉपर सल्फेट या ब्लू विट्रियल ले लें और टेस्ट ट्यूब में इसको गर्म करें। यहाँ पर हमने ले लिया ब्लू विट्रियल। अब जब हम इसको गर्म करेंगे, इसको हमने मान लीजिए गर्म कर दिया, तो यहाँ पर जो वाटर के मॉलिक्यूल क्रिस्टलाइज फॉर्म में है ये यहाँ पर वेपर के फॉर्म में टेस्ट ट्यूब में इकट्ठा हो जाएंगे और ये जो पहले ब्लू विट्रियल ये साल्ट वाइट ब्लू कलर का था ये हो जाएगा वाइट। अब इसको हम धीरे धीरे जैसे ही ठंडा करेंगे ये वाटर के वेपर ये कंडेंस होकर के फिर ये पानी की बूंदों के रूप में इसमें आएंगे। जैसे ही ये इसमें मिलेगा फिर इसका कलर अगेन टर्न हो जाएगा ब्लू। तो ये प्रैक्टिकल भी है। अब देखिए इन सभी को हीट करने पर इनके वाटर के मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएंगे, उन्हें हम कहेंगे एनहाइड्रस। जैसे कॉपर सल्फेट को हमने गर्म किया तो कॉपर सल्फेट आ गया एनहाइड्रस, 5 के वाटर मॉलिक्यूल निकल गए। वैसे इसको हम गर्म करेंगे सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट इसको बोलते हैं, वॉशिंग सोडा आगे हम पढ़ने वाले हैं। तो ये निकल जाएगा तो यहाँ पर बचेगा Na2CO3 + 10H2O, इसको हम कहेंगे एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट। अब इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ब्लू विट्रियल, ग्रीन विट्रियल, एप्सम साल्ट, वॉशिंग सोडा इनके फार्मूला पूछे जाते हैं। अब इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं जिनको हमें पढ़ना है। 1 2 3। इफ्लोरेसेंस एक टर्म है, ऐसे साल्ट या ऐसे केमिकल कंपाउंड जो एटमॉस्फेयर में खुला रखने पर अपना वाटर मॉलिक्यूल रिलीज कर देते हैं, उन्हें हम कहते हैं इफ्लोरेसेंट कंपाउंड या इफ्लोरेसेंट मटेरियल। और इस फेनामेना को कहते हैं इफ्लोरेसेंस। फेनामेना को कहते हैं इफ्लोरेसेंस और मटेरियल को कहते हैं इफ्लोरेसेंट मटेरियल्स। इफ्लोरेसेंट मटेरियल्स और सबस्टेंसेज। अब ये साल्ट भी हो सकता है, कोई दूसरा भी मॉलिक्यूल भी हो सकता है। तो ऐसे साल्ट जिनमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन पाए जाते हैं, अगर हम इनको एटमॉस्फेयर में खुला रख दें तो ये अपने वाटर के मॉलिक्यूल को पार्शियली या फुल्ली, कभी कभी पूरे मॉलिक्यूल बाहर निकाल देते हैं, कभी कभी कुछ मॉलिक्यूल निकालते हैं, कुछ मॉलिक्यूल अपने पास रखते हैं। इस फेनोमेना को कहते हैं इफ्लोरेसेंस और ऐसे सबस्टेंसेज को हम कहते हैं इफ्लोरेसेंट मटेरियल। अब देखिए इसका एग्जांपल है वॉशिंग सोडा, ब्लू विट्रियल, एप्सम साल्ट। अब हम अगर वॉशिंग सोडा को एटमॉस्फेयर में खुला रख देते हैं, एटमॉस्फेयर में जब हम खुला रख देते हैं तो ये पूरे वाटर के मॉलिक्यूल नहीं निकालता है, 9 वाटर के मॉलिक्यूल को बाहर निकाल देता है, 1 वाटर के मॉलिक्यूल को पकड़ के क्रिस्टल के फॉर्म में रखता है। तो ये है इफ्लोरेसेंट
साल्ट या इफ्लोरेसेंट मटेरियल। उसी तरह से इप्सम साल्ट है, 7 वाटर के मालिक्यूल है, इसको भी रखेंगे तो ये भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को बाहर निकालता है, ब्लू विट्रियल भी निकालता है। तो ऐसे सब्सटेंसेस जो एटमॉस्फेयर में रखने पर अपने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को बाहर निकालते हैं, पार्शियली माने पूरा पूरा ना निकालें, जैसे इसने देखिए 9 निकाला, एक पकड़ के रखा, इसके पास है 10, या फुल्ली का मतलब अगर ये पूरा 10 के 10 निकाल दे तो उसे कहेंगे फुल्ली। तो ऐसे मटेरियल है इफ्लोरेसेंट मटेरियल और इस फिनोमेना को इफ्लोरेसेंस कहते हैं। अब देखिए इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि जब हम वॉशिंग सोडा को एटमॉस्फेयर में खुला रख देते हैं तो इसका मास या वेट कम हो जाता है। व्हाई द वेट लॉसेज व्हेन वॉशिंग सोडा इज केप्ट इन दी एटमॉस्फेयर। वॉशिंग सोडा को जब हम एटमॉस्फेयर में रख देते हैं खुला तो उसका वेट कम क्यों हो जाता है? तो देखिए 9 वाटर के मालिक्यूल निकल गए, केवल 1 वाटर का मालिक्यूल इसके क्रिस्टल में है। तो 9 वाटर के मालिक्यूल के बराबर वेट, 1 वाटर के मालिक्यूल का 2 हाइड्रोजन का 2, ऑक्सीजन का 16, 18 × 9, इतना मास कम हो जाएगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि वॉशिंग सोडा को जब हम खुला एयर के एक्सपोजर में या एटमॉस्फेयर में रखते हैं तो उसका वेट कम क्यों हो जाता है? ड्यू टू दी रिमूवल ऑफ या रिलीज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। नेक्स्ट फिनोमेना है डेलिक्वेसेंस। डेलिक्वेसेंस हम किसे कहते हैं? अब देखिए वाटर के मॉलिक्यूल बाहर निकल रहे हैं तो ऐसा क्यों होगा? इट अकर्स इन ड्राई वीदर। ड्राई वीदर, तो ड्राई वीदर इज फेवरेबल फॉर द प्रोसेस ऑफ इफ्लोरेसेंस। अगर मौसम गर्म होगा तो ये वाटर के मॉलिक्यूल यहाँ से बाहर निकलने में ज़्यादा आसानी होगी। मौसम वेट होगा, मॉइस्चर युक्त होगा तो वाटर के मॉलिक्यूल उतना बाहर आसानी से नहीं निकलेंगे। अब देखिए डेलिक्वेसेंस, कुछ ऐसे भी मटेरियल हैं हमारे पास जैसे NaOH, KOH, FeCl3, कैल्शियम क्लोराइड .6H2O। ये ऐसे मटेरियल हैं जो एयर के एक्सपोजर में एटमॉस्फेयर में खुला रखने पर ये एयर का मॉइस्चर एब्जॉर्ब करते हैं। मॉइस्चर माने नमी या हमारे एटमॉस्फेयर में जो पानी है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं और एब्जॉर्ब करने के बाद इसमें डिजॉल्व हो जाते हैं, इसमें घुल जाते हैं और घुलने के बाद सॉल्यूशन बना लेते हैं। तो ऐसे मटेरियल को हम कहते हैं डेलिक्वेसेंट मटेरियल। डेलिक्वेसेंट मटेरियल और इस फिनोमेना को कहते हैं डेलिक्वेसेंस। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड के क्रिस्टल आप अगर खुला एटमॉस्फेयर में रख दीजिए तो एयर से मॉइस्चर एब्जॉर्ब करके वो उसमें डिजॉल्व हो जाएगा और सॉल्यूशन बना लेता है। वही हाल KOH का है, FeCl3, CaCl2, H2O। अब देखिए ये फिनोमेना होगी कब? जब एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर प्रेजेंट रहेगी या वेट वीदर जो है इसके लिए फेवरेबल होगा। इफ्लोरेसेंस के लिए ड्राई वीदर, डेलिक्वेसेंस के लिए वेट वीदर। और डेलिक्वेसेंस में खास बात यही है कि मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके मटेरियल उसमें डिजॉल्व हो जाता है और सॉल्यूशन बना लेता है। अब देखिए नेक्स्ट हमारा है हाइग्रोस्कोपी। इसमें भी ऐसे मटेरियल या ऐसे साल्ट या ऐसे सब्सटेंस जिनको हम एटमॉस्फेयर में खुला रख दें तो वो एयर से मॉइस्चर एब्जॉर्ब करते हैं, लेकिन ये इसमें डिजॉल्व नहीं होते। इसमें और इसमें यही डिफरेंस है, नॉट डिजॉल्व्ड। यहाँ पर एयर के मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके ये सब्सटेंस उसमें डिजॉल्व हो जाते हैं, लेकिन हाइग्रोस्कोपी में भी एयर का मॉइस्चर ये एब्जॉर्ब करते हैं लेकिन उसमें डिजॉल्व नहीं होते। ये दोनों में डिफरेंस है। ऐसे एग्जांपल हमारे H2SO4, P2O5, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, सिलिका जेल, एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड और सिलिका जेल, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। आपने देखा होगा जब हम कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीद के लाते हैं या कोई सामान बाहर से खरीद के लाते हैं तो उसमें छोटी सी ऐसे पैकेट रखी रहती है, वाइट कलर की पैकेट, उसके अंदर पाउडर जैसे भरा रहता है, उस पर लिखा रहता है सिलिका जेल। तो वो क्या होता है, अगर उस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के आसपास कहीं से मॉइस्चर आ गई तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अंदर चिप लगी होती है, ख़राब होने का डर रहता है, इसीलिए वो सिलिका जेल उस मॉइस्चर को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है। तो ये ड्राइंग एजेंट के रूप में काम करते हैं। तो देखिए हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल जो है यूज्ड एज ड्राइंग एजेंट स्पेशली फॉर गैसेज को ड्राई करने, स्पेशली गैसेज को ड्राई करने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। लेकिन सिलिका जेल का उपयोग बहुत ब्रॉड है। कोई भी उपकरण या डिवाइस कुछ भी हम खरीद के लाते हैं तो उसके अंदर एक छोटा सा पैकेट सिलिका जेल का पड़ा रहता है, वो नमी को एब्जॉर्ब करने के लिए, ताकि हमारा उपकरण ख़राब ना हो।